टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करें, कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर्ड होगी तो उसकी कंपनी में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं वो डिसाइड किया जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी रजिस्टर्ड 1956 में है या फिर उसके अलावा 2013 में रजिस्टर्ड हुई हैं, उन सब कंपनी की रजिस्ट्रेशन के बाद ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमोट टुवर्ड्स टू द एम्प्लॉइज, टुवर्ड्स टू द शेयर होल्डर्स, टुवर्ड्स टू द गवर्नमेंट्स, टुवर्ड्स टू द पब्लिक, सबके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होती हैं, जिनको काफ़ी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि हम बोलें कि एम्प्लॉयज़ के लिए उनको टाइमली सैलरी मिलना, फेयर वेजेस मिलना, उनके लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करना, प्लस उनकी जो फैमिली पर्सन साथ में जुड़े हुए हैं उनका भी ध्यान रखना। मीन जैसे कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इंश्योरेंस करवा के रखना, कल को उनको कुछ हो तो नेक्स्ट उनकी फैमिली मेम्बर्स को कुछ ना कुछ मुआवजा मिल सके, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स टू एम्प्लॉयज़। फिर आता है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स हो गए भी कंपनी में जिन्होंने पैसा लगाया है, उनको टाइम पे डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट मिलना। अगर कोई पर्सन कंपनी में शेयर को ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो उसको ये प्रोविज़न मिलना, या फिर शेयर वापस करना चाहता है कंपनी को तो वापस कर सके, ये फैसिलिटीज़ कंपनी में मिलगा। ये शेयर होल्डर के रिगार्डिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद आती है कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द गवर्नमेंट। टाइम पे अपनी एनुअल रिपोर्ट्स बनाना, टाइम पे टैक्स जमा करना, किसी भी प्रकार का कोई विंडो ड्रेसिंग ना करना, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के लिए आती है। फिर आती है कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स टू द पब्लिक। टाइम पर जॉब का मेला वगैरह लगाना, जैसे हम बोल रहे हैं जॉब फेयर निकालना, जॉब निकालना। उसके अलावा पोल्यूशन को कंट्रोल करना, लोगों के लिए किसी भी प्रकार की कोई मिस हैपनिंग क्रिएट ना हो ड्यू टू द कंपनीज एफर्ट्स, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना ये पब्लिक के लिए ज़रूरी है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसी तरह से सभी कंपनी जो रजिस्टर्ड होंगी उनको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर करनी पड़ती हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। कुछ पॉइंट जैसे इन्होंने बोला कि एक्टिविटीज कैरिड आउट अंडर द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। जो नॉर्मल कोर्स बिजनेस हमारा चल रहा है वो तो चलते चले जाएंगे। मान लीजिए कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, उसमें वो इन कुछ चीज़ों में तो उन्होंने कंपनी काम करना ही है। हाँ, कंपनी बोले कि कोई नया वैक्सीन जो गवर्नमेंट बना रही है, जैसे कोविड-19 ने एग्जांपल दिया कि कोविड-19 आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नया वैक्सीन बना रही थी। अब कंपनी की कोई जिम्मेवारी नहीं होती कि यहाँ की वो नया वैक्सीन बनाएंगे अपने एम्प्लॉयज़ को लगाएंगे, उनकी ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो फिर रिसर्च डेवलपमेंट काम करेगी। हाँ, कोई कंपनी का बिजनेस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का है तो वो उसी हिसाब से अपना काम करते चले जाएंगे। फिर उसके बाद डिटेल ऑफ सच एक्टिविटीज शैल बी मेंशन इन एनुअल रिपोर्ट। जो भी एनुअल रिपोर्ट्स बनानी है उसमें जिन जिन चीज़ों की जरूरत है वो तो कंपनी दिखाएगी। अभी जिस चीज़ को कहता है इंक्लूड, गवर्नमेंट ने ही बोला हुआ है कि आपको एनुअल रिपोर्ट में नहीं दिखाना है, वो नहीं दिखा सकती कंपनी, उन चीज़ों को बाहर ही रखा जाएगा। उसके अलावा एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द कंपनी आउटसाइड इंडिया। अगर कोई कंपनी इंडिया के बाहर भी काम कर रही है, इंडिया में जो पर्सन आप जिनसे पैसा लगवाना चाहते हो अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन, इंडियन कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपने देनी है। फॉरेन में आपका क्या चल रहा है, क्या लेना देना है, उसको इंडियन पर्सन को दिखाने की जरूरत नहीं होती, ये भी इसमें से बाहर रखा जाता है। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, अगर आपकी कंपनी में कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट के साथ, कोई स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी कंपनी के साथ जुड़ी हुई है, वो आपकी कंपनी में क्या क्या एफर्ट कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी एक्टिविटीज़ जब आपने कंपनी की स्टेचरी जो ऑब्लिगेशंस होंगी या जिम्मेवारीज होंगी कंपनी कंप्लीट करने के लिए, हमने कुछ भी फुलफिलमेंट किया होता है, मीन्स गवर्नमेंट के हिसाब से हमें कुछ नया करना होता है, तो उसको भी दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कंपनी जब रजिस्टर्ड है तो एज पर कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन पहले से ही हो रखी होती है। फिर आता है एप्लीकेबिलिटी। जो ये CSR एक्ट है या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा। कोई भी कंपनी हो, जैसे इन्होंने लिखा हो कि एवरी कंपनी, चाहे आपकी कोई होल्डिंग कंपनी है, चाहे सब्सिडरी कंपनी है, चाहे कोई आपका इंडिया में रहते हैं, फॉरेन में आपका बिजनेस चल रहा है, जो फॉरेन कंपनी है लेकिन इंडिया में ही काम कर रही है, तो उन सभी के ऊपर ये एक्ट अप्लाई होता ही होता है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि कंपनी में फाइनेंशियल की लिमिट बताई है कि जिस कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ की होगी, नेटवर्थ मीन्स कंपनी के पास पैसा 500 करोड़ का होगा लगभग। उसके अलावा उनकी टर्नओवर 1000 करोड़ की, टर्नओवर का मतलब हो गया जितनी वो सेल कर रहे हैं पूरे साल में 1000 करोड़ की कर रहे हैं, प्लस उनका नेट प्रॉफिट, अगर पूरे साल में प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा आ रहा है तो इन कंपनीज को CSR में काम करना ही पड़ता है। ऐसी भी कोई कंपनी होगी CSR में काम नहीं होगा। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी कंपनी अगर इंपॉर्टेंस CSR में काम कर रही होगी तो उसके बेनिफिट क्या होंगे। एक तो कंपनी का बिजनेस प्रॉपर तरीके से बढ़ता है, प्लस कंपनी की गुडविल बनती चली जाएगी, एम्प्लॉयज़ में भी, शेयर होल्डर्स में भी, पब्लिक में भी। कंपनी को इजी इन्वेस्टमेंट करवानी होगी, डेली बेस पे इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, क्योंकि कंपनी अपनी सारी जिम्मेवारी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करती चली जा रही है।
कंपनी नई मार्केट को जनरेट करना चाहे तो वो भी इजीली बेस पे बना सकती है। फिर आता है रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। CSR में डायरेक्टर्स का रोल क्या होगा, क्योंकि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा तो नहीं है कंपनी रजिस्टर्ड होगी, कंपनी अपने नाम से कुछ भी करती चली जाएगी। जो भी कंपनी में काम होंगे वो सारे डायरेक्टर के थ्रू ही होते हैं। कौन कौन से डायरेक्टर्स, जो कंपनी के मेन डायरेक्टर जिनको बोला जाता है या फिर रजिस्टर्ड डायरेक्टर जिनको बोला जाएगा। वैसे तो कंपनी एडिशनल डायरेक्टर हायर करती रहती है, लेकिन जो कंपनी के मेन डायरेक्टर होंगे, एक या फिर 2 पर्सन जो भी होंगे, उनकी ही जिम्मेवारी होती है कंपनी की CSR को कंप्लीट करने की। बोर्ड ऑफ रिपोर्ट डिस्क्लोजर, कंपनी की जो भी करंट लायबिलिटीज़ हैं, करंट एसेट्स हैं, फिक्स लायबिलिटीज या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो भी हैं, उसके अलावा कंपनी का कितना प्रॉफिट आया या फिर कंपनी को जो लॉस हो रहा है, ये सारी रिपोर्ट्स को डिस्क्लोजर करना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। कोई भी कंपनी इन रिपोर्ट्स को ऐसा बोले कि हम लोग विंडो ड्रेसिंग कर लेंगे, कुछ भी करके दिखा देंगे, वो कभी भी कंपनी में नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर एंड यूज ऑफ अनस्पेंट अमाउंट, अगर मान लीजिए कंपनी में कोई अनस्पेंट अमाउंट बच गई है, कंपनी के पास कैपिटल थी 100 करोड़ की, उसमें 90 करोड़ उन्होंने यूज़ कर लिया, 10 करोड़ जो भी बचा हुआ है, ऐसी कोई एग्जांपल के तौर पे हम लोग दें कोई ऐसे पैसे अगर बच जाएं तो कंपनी उनको ट्रांसफ़र या यूज़ कर सकती है। हम ऐसा बोल सकते हैं कंपनी कहीं पर भी यूज़, जैसे हम बोले किसी के रिलीफ फंड में भी लगा सकती है या फिर एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी लगा सकती है, शेयर होल्डर के पे लगा सकती है। ये कंपनी में जिम्मेवारी भी सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ही होती है। फिर आता है कंस्टिट्यूशन ऑफ द CSR कमेटी। कंपनी में जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो उसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये कमेटी बनाना भी ज़रूरी होता है। सभी कंपनी जो रजिस्टर्ड होंगी मिनिमम कम से कम इसमें 3 मेंबर होने ज़रूरी चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो आएंगे, साथ में अगर एडिशनल डायरेक्टर वगैरह भी हायर करना चाहें तो उसको भी हायर करके इस कमेटी में हम लोग ऐड कर सकते हैं। कोई भी कंपनी अगर ये कमेटी को नहीं बनाती तो उनके ऊपर जो जुर्माने हैं वो लग सकती हैं। ड्यूटीज़ ऑफ द CSR कमेटी, CSR कमेटी की ड्यूटीज़ आई इन्होंने तो बहुत छोटा सा पॉइंट लिखा है। हमने जो पहले लिखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़, टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट या फिर पब्लिक के लिए, वो सारी ड्यूटीज़ उनकी होती हैं कंपनी में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। फिर आता है CSR रिपोर्टिंग। जो भी कंपनी कमेटी जब बनाएगी तो उनको अपनी रिपोर्ट बनाना भी ज़रूरी होगा कि पूरे साल में उन्होंने कहाँ कहाँ पे जो प्लान किए, जो जो खर्चे किए, जो जो वेलफेयर में जो काम किए या फिर कंपनी को अपलिफ्ट में कंपनी को अपलिफ्ट करने के लिए या शेयर कैपिटल को रेज करने के लिए, शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, वो सारी रिपोर्ट्स कंपनी में एज पर दी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के अकॉर्डिंग उनको कंप्लीट करनी ही होती हैं। इन्होंने आपके पास लिखे भी हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, वो सारे पॉइंट्स ही हैं। कोई टेक्नोलॉजी बेस पे आप फंड लगा रहे हैं, क्यों न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट में जो आपका प्रोडक्ट चल रहा था उसमें कुछ इनोवेशंस कर रहे हैं, वो सारे काम आपको एक रिपोर्ट बनाकर कंपनी में सबमिट करने होंगे। कंपनी का सबमिट करना, रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास सबमिट करना ज़रूरी होगा। CSR प्लान एंड एक्सपेंसिव, इसके बारे में हम डीपली कुछ नहीं जाने वाले कि कितना कितना खर्चा किस किस सेक्टर में होगा, वो कंपनी पहले से ही डिसाइड कर लेगी। मीन अलग अलग सेक्टर में जब जब उन्होंने पैसा लगाना है तो कितना कितना खर्चा होगा वो कंपनी एज पर दी बजट बनाती है। कोई ऐसा नहीं है कि कंपनी ने क्या बजट बनाया होगा उसके अकॉर्डिंग कुछ भी पैसा कहीं पर भी लगा देंगे। पहले वो बजट लगाएंगे कि जितनी करंट एसेट्स हैं उनको कंप्लीट किया जाए, फिर जो हम जो खर्चे कंपनी के बनते होंगे वो खर्चे वहाँ पर कंप्लीट करेगी। लास्ट में आपके पास है फाइन्स एंड पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लाइंस। अगर कोई कंपनी CSR रिपोर्ट नहीं बनाती है या फिर CSR कमेटी नहीं बनाती है, मिनिमम जो जुर्माना आपके पास 50,000 है, मैक्सिमम जुर्माना 25 लाख तक दिया जा सकता है। वो डिसाइड किया जाएगा एज पर द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। अगर कोई कंपनी लगातार ये काम नहीं करती तो चलेगा। प्लस जो शेयर होल्डर जो डायरेक्टर या फिर जो मेंबर कंपनी में होंगे जिनको कमेटी मेंबर बनाया जाएगा, उन मेंबर के ऊपर भी 5 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। मीन्स वैसे तो कंपनी को जुर्माना 25 लाख तक पे करेगी, लेकिन जो साथ में डायरेक्टर्स जो मेंबर जुड़े होंगे उनके ऊपर भी 5 लाख तक का जुर्माना कंपनी में लग सकता है। फिर आता है नेट प्रॉफिट फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी। कंपनी में जो भी CSR रिपोर्ट बनेगी उसका नेट प्रॉफिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स पॉइंट क्लियर हो गया कि विंडो ड्रेसिंग कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। हम जब भी किसी बंदे को रिपोर्ट अपनी दिखाएंगे तो बिल्कुल प्रॉपर वे में होनी चाहिए। एक्चुअल में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमने दिखाया है, उसी बेस पे कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहे, कंपनी से पैसे वापस लेना चाहे, वो जो मर्जी काम कर सकता है। ये था आपका टॉपिक CSR के अकॉर्डिंग जो हुआ खत्म। अगर किसी को लगता है कोई पॉइंट पूछना हो तो पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर है। जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होगी उसमें ट्रांसपेरेंसी लेवल होना ज़रूरी है और डिस्क्लोजर लेवल भी। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी, मीन्स कंपनी की जितनी भी रिपोर्ट्स बनेंगी, कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर्स अगर उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वो ले सकता है। मीन्स कंपनी के
अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, उसका वेब एड्रेस, उसका कंपनी का जो भी कंपनी का डाटा होगा। अगर कोई भी पर्सन कंपनी का डाटा लेना चाहता है, शेयर होल्डर्स प्लस जो बंदे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो प्रॉपर उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव या किसी से किसी कोई चीज़ को ना छुपाया जाए, तो कंपनी में कोई भी बंदा रिपोर्ट ले सकता है। उसके बाद आता है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब होता है कंपनीज की जो एनुअल रिपोर्ट्स बनेंगी वो नॉर्मल पब्लिक के लिए भी ऑलवेज अवेलेबल होनी चाहिए। कंपनी की जिम्मेवारी बनती है कि वो ऑलवेज अपनी वेब एड्रेस पे या फिर कंपनी की जो वेबसाइट्स होंगी उन पे ज़रूर ऐड करेंगी अपनी रिपोर्ट्स को, क्योंकि जो भी बंदा कंपनी के साथ ऐड होना चाहेगा या फिर कंपनी का प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगा या प्रोडक्ट में कुछ नया देना चाहता है अपनी राय, या कंपनी में जो भी ऐड होना चाहेगा पर्सन, तो उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, वो डिस्क्लोजर लेवल कंपनी में भी होना ज़रूरी है एज पर दी कंपनी एक्ट 2013। गलत ना बोलना तो बोल देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं ट्रांसपेरेंसी या फिर डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है कि बोर्ड रिपोर्ट्स। कंपनी की जितनी भी बोर्ड रिपोर्ट बनेंगी, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके बोर्ड रिपोर्ट बताई हैं, कम से कम 43 या 44 बोर्ड रिपोर्ट बनाई हैं। कंपनी की जिम्मेवारी है, तो इसमें सभी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कोई भी शेयर होल्डर्स, कंपनी के मेंबर्स, मैं आगे सुन तो कि वो सभी जो काम बताए गए हैं उसमें रिपोर्ट्स क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी शेयर होल्डर अगर कंपनी का इन्फॉर्मेशन लेगा तो कहाँ कहाँ से लेगा। ये कंटेंट आपके पास आगे लिखे गए हैं रिपोर्ट्स के बारे में, उनको हम लोग पढ़ते हैं सिंपल वर्ड में। सबसे पहले वेब एड्रेस ऑफ द कंपनी। कोई भी पर्सन जब कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो कंपनी का वेब एड्रेस ऑलवेज ट्रांसपेरेंसी लेवल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई वेब एड्रेस ऐसा बनाया कि सीक्रेट है, कुछ पर्सन कोई बताए। हम लोग कोई भी मान लीजिए जैसे गूगल में किसी कंपनी का नाम लिख रहे हैं तो उसका वेब एड्रेस ऑटो मोड पे अपने आप ही डिस्क्लोजर हो जाना चाहिए। हम लोग गूगल में कुछ भी लिखते हैं ना, कुछ भी लिख लीजिए, उसका कुछ ना कुछ वेब एड्रेस अपने आप ही खुल जाएंगे। तो हम लोग ऐसी ट्रांसपेरेंसी लेवल कंपनी की होनी चाहिए। नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, जब आपको कंपनी की बोर्ड एड्रेस के बारे में पता लग जाएगा या फिर वेब एड्रेस के बारे में पता लग जाएगा, फिर कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग कब हो रही है या फिर पूरे साल में कंपनी ने जितनी भी मीटिंग की हैं उस सारी रिपोर्ट्स कंपनी की ऑनलाइन होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद इन्होंने लिखा कि डिटेल इन रिस्पेक्ट्स ऑफ द फ्रॉड। अगर मान लो कंपनी ने अपनी कंपनी में किसी प्रकार के कोई फ्रॉड पकड़े भी हैं, जरूरी नहीं कि पिछले साल का, उसके अलावा पहले की भी जो रिपोर्ट्स कंपनी में जो फ्रॉड हुए किस तरह से डिटेक्ट किए गए, उसके ऊपर क्या कंपनी ने एक्शन लिया, उसकी रिकॉर्ड भी कंपनी में होनी चाहिए। स्टेटमेंट फॉर द डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनी के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स कंपनी के जो मेन डायरेक्टर होंगे उनकी अपनी स्टेटमेंट क्या है, उन्होंने कंपनी के बारे में क्या कुछ नया लिख के दिया या फिर कंपनी हमारी कैसे ग्रोथ कर रही है, जो भी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर ने दी है वो भी आपकी डिस्क्लोजर में होनी चाहिए। नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन ऑफ द कमेटी। कंपनी में कौन कौन से पर्सन हैं जो कमेटी में डिफरेंट हायर किए गए हैं, प्लस उनकी रेमुनेशन, उनको किस तरह से सैलरीज या फिर जो पैसा मिल रहा है या फिर सिटिंग फीस मिल रही है वो कितनी कितनी है, वो भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बोरिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी में कंपनी कहाँ से पैसा ले रही है या फिर किन किन लोगों से किस तरह से कंपनी इन्वेस्टमेंट करवा रही है, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स। कंपनी के साथ जितनी भी आर्टिस्ट मिलकर काम कर रही हैं, जैसे कोई बैंक हो गया या जिन्होंने कंपनी की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई या फिर किसी कंपनी को लोन दिया हुआ है, तो उनके साथ कंपनी की ट्रांजेक्शन कैसी हो रही हैं, ये भी रिपोर्ट्स कंपनी की ऑलवेज ट्रांसपेरेंसी लेवल पे होनी चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की बैलेंस शीट्स पिछले लगातार जब से कंपनी चली आ रही है, अगर कोई पर्सन देखना चाहे तो हर साल कंपनी किस तरह से प्रॉफिट कमा रही है, वो भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रांसपेरेंसी लेवल पे होनी चाहिए। ट्रांसफर ऑफ द रिजर्व। अगर कंपनी ने अपने रिजर्व भी क्रिएट किए हैं, कंपनी में रिजर्व कोई ऐसा नहीं होता कि कंपनी अपनी जेब से क्रिएट करेगी, हर साल प्रॉफिट में से कितना पैसा कंपनी को बचा जो उन्होंने रिजर्व में ट्रांसफर किया, उसकी रिपोर्ट भी कंपनी की ऑनलाइन होनी चाहिए। इंटरम डिविडेंड। कंपनी में जो शेयर होल्डर जुड़े हुए हैं उनको डिविडेंड किस बेस पे कंपनी दे रही है, कैश में दे रही है, बैंक फॉर्म में दे रही है या फिर शेयर फॉर्म में दे रही है, बोनस शेयर में दे रही है, स्वीट इक्विटी शेयर में दे रही है, वो सारी चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। मटेरियल चेंजेस। अगर कंपनी मटेरियल चेंज का तो रॉ मटेरियल चेंजेस नहीं होता। मान लीजिए कंपनी ने अपने जो रिपोर्ट्स बनाई हैं, अगर उनको बनाने का तरीका या फिर कुछ नया प्रोसेस स्टार्ट किया है तो वो भी कंपनी का प्रॉपर ऑनलाइन डिस्क्लोजर में होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। अगर कंपनी ने अपने काम में कोई नई एनर्जी ऐड की है या फिर टेक्नोलॉजी को चेंज किया है या फिर नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी कंपनी की होनी चाहिए। डिवेलपमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। कंपनी ने अपनी मैनेजमेंट को कैसे डिवेल्प किया, कौन से पर्सन को हायर किया, कौन से पर्सन को रिमूव किया, उसकी इन्फॉर्मेशन। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव। अगर कंपनी ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ नए काम किए हैं जो नॉर्मल तो चल ही रहा है, कंपनी ने पब्लिक के लिए
एम्प्लॉयज़ के लिए जो जो काम करने थे वो तो कंपनी करते ही लगातार चली जाएगी। अगर कुछ नया किया उसमें से भी बारिश में पहले आ गए हैं तो वो भी सारा कुछ डिसाइड करना चाहिए भाई। फिर आके अपने कपड़े सुखाए और चलाया, ये सब कुछ कंपनी को क्लियर बताना होगा भाई, ठीक है। उसके बाद एवेल्यूशन ऑफ द बोर्ड परफॉर्मेंस, अगर कंपनी में जो डायरेक्टर पर्सन्स हैं उनकी क्या क्या परफॉर्मेंस है, उनके जो भी अचीवमेंट्स या कंपनी के लिए उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा काम किए हैं तो वो भी उसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने बतानी ज़रूरी है। एडिशनल डिस्क्लोजर एज पर द रूल्स, इसके अलावा कंपनी में नए डिस्क्लोजर मीन्स अगर कोई कंपनी किसी कंपनी को एसोसिएट बना के चल रही है, अमलगामेट किया है, मर्जर कंपनी की है, होल्डिंग कंपनी है, एसोसिएट बेस पे काम कर रहे हैं, तो सारी रिपोर्ट्स कंपनी की ट्रांसपेरेंसी लेवल में होनी चाहिए। मीन्स कंपनी एक लेवल से अगर दूसरे लेवल पर बिजनेस कुछ कर रही है तो वो भी क्लियर उसमें होना चाहिए। डिस्क्लोजर ऑफ द कमीशन, कमीशन का मतलब है कंपनी में किसी प्रकार के कमीशन दिए जा रहे हैं, जो भी हम लोग इंसेंटिव्स वगैरह दिए जा रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स को हैं चाहे शेयर होल्डर्स को हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन। अप्रूवल ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट्स, कंपनी जो हर बार एनुअल जनरल मीटिंग करती है, जो रेजोल्यूशन जो भी पास करती है, क्या उनको रेजोल्यूशन पास हुए हर बार, वो रजिस्टर से अप्रूवल हुए तो किस तरह से अप्रूवल हुए, उसकी रिपोर्ट। अटैचमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी की जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे अकाउंट्स कंपनी को जरूर ट्रांसपेरेंसी लेवल में रखने जरूरी होंगी। फाइन्स एंड पेनल्टी, अगर किसी कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का कोई जुर्माना या फिर पेनल्टीज वगैरह लगी हैं तो वो भी कंपनी को बताना जरूरी होता है। नहीं लगा तो अच्छी बात होती है, अगर लगे तो इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी होगी। कंपनी वन पर्सन कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी कंपनी को देना जरूरी होगा। कंपनी की बोर्ड ऑफ रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ये भी कंपनी के ट्रांसपेरेंसी लेवल में होंगी, जरूरी होंगी। ये है किसी भी कंपनी की जिम्मेवारी। जब भी कोई कंपनी बनेगी तो कंपनी की जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं सबसे पहले उसमें ऑडिट रिपोर्ट ही बनती है, तो उसके अलावा ये भी जो रिपोर्ट्स हैं कंपनी को डिटेल में इन्फॉर्मेशन एज पर द ट्रांसपेरेंसी रखनी होती है। इसमें किसी प्रकार कोई भेदभाव या फिर किसी कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपानी नहीं होनी, क्योंकि जब भी किसी कंपनी में किसी पर्सन ने ऐड होना है या नया पर्सन जो शेयर होल्डर बनेगा तो पहले कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेगा। ये नहीं होता कि कंपनी में खुद आएगा, कंपनी के इन्फॉर्मेशन मांगेगा, फिर वो डिसाइड करेगा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूँ या ना करूँ। पहले से ही वो कंपनी की इन्फॉर्मेशन अगर ऑनलाइन लेना चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास इस टॉपिक में आता है कि एनुअल रिपोर्ट या फिर एनुअल रिटर्न्स। एनुअल रिटर्न हम बोल सकते हैं कंपनी की पूरे साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, प्लस उसके बाद कंपनी के इनकम टैक्स रिटर्न्स या फिर जो शेयर होल्डर के लिए उनको डिविडेंड वगैरह दिया, ये सारी रिटर्न्स कंपनी का इनफ्लो आउटफ्लो कैश के रिलेटेड बैंक रिपोर्ट, जो भी कंपनी के साल बाद रिटर्न्स बनती हैं उनकी रिपोर्ट्स को बोलते हैं हम लोग एनुअल रिटर्न्स। हाउ टू इंश्योर करेक्टनेस ऑफ एनुअल रिटर्न्स, हम कैसे मान सकते हैं कि कोई भी कंपनी अगर एनुअल रिटर्न्स को मान के, किन कंपनी सबसे पहले तो जरूरी है एनुअल रिटर्न्स किन कंपनी के लिए ज़रूरी है, कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर्ड हुई है उसके लिए ज़रूरी ही है। फिर उन्होंने ये पॉइंट भी लिखा है, अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है उसकी पेड अप कैपिटल या फिर शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उसके लिए तो हमेशा सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होगा, प्लस उसके लिए एनुअल रिटर्न फिल करना भी ज़रूरी होता है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी कि एनुअल रिटर्न नहीं फिल करेगी। हाउ टू हु हैज़ टू फाइल द फॉर्म, ऐसे कंपनी में कहता कौन से पर्सन होते हैं भी जो पूरे साल में जो एनुअल रिटर्न्स में कौन भरते हैं, कंपनी के डायरेक्टर पर्सन ही होते हैं, जो कंपनी में रजिस्टर्ड पर्सन होंगे जिनकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होती है या कंपनी के पास होती है कि ये कंपनी का डायरेक्टर है, उसी की जिम्मेवारी बनती है हर साल एनुअल फॉर्म जो होंगे वो भरने जरूर होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी जीएसटी का काम कर रही है, अभी जीएसटी में काम कर रही है तो एनुअल रिटर्न भरी जाती है, GSTR 9 बोलते हैं। सभी कंपनी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं उनको जीएसटी की एनुअल रिपोर्ट भरनी ही होती है, तो उनको फाइल करना जरूरी होता है। व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन फिलिंग रिटर्न्स, अगर कोई कंपनी मान लीजिए नॉन रिटर्न नहीं भरती है तो इसमें लिखा कि ₹100 पर डे ऑफ डिफॉल्ट, लगातार 2018 के बाद में लिखा कि 100 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग जुर्माना लगता रहता है जितने दिन कंपनी में वो रिटर्न नहीं फिल करती है। जो टोटल अमाउंट होगी वो इसमें वैसे इन्होंने क्लियर नहीं की है, वो भी एक साथ में होता है कि अगर कंपनी लेट हो जाती है इतना जुर्माना तो पक्का ही है, पर डे के अकॉर्डिंग डिफॉल्ट भी साथ में चलता चला जाएगा, भी 100 रुपये पर डे और जितने दिन वो नहीं भरेंगे उनको देना ज़रूरी होता है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द ई फॉर्म ऑफ, इसका मेन पर्पस क्या है कंपनी का, तभी अगर मान लो कोई कंपनी ई फॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, मेन पर्पस तो ये है कि गवर्नमेंट के पास आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंचना, एक्चुअल में जो कंपनी काम कर रही है कहीं उनके कॉर्पोरेट व्हील में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, मीन्स जो कंपनी के बोर्ड ऑफ पावर्स हैं या कंपनी की मीटिंग्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, ऑडिटर हैं, उनमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कोई बंदा ऐसा तो नहीं है कंपनी दिखा कुछ हो रही है कर कुछ हो रही है, प्रॉपर एज पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रही है, तो उसके लिए जरूरी है कि कंपनी ई फॉर्म जरूर भरे, मीन्स ऑनलाइन अपने रिटर्न फिल करना जरूरी है। विच ऑफ द अटैचमेंट रिक्वायर्ड फॉर एज द फिल्म फॉर्म,
कंपनी के कौन कौन से फॉर्म चाहिए होंगे, लिस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कंपनी के जो भी एजीएम जो एनुअल जनरल मीटिंग की होंगी उनमें कंपनी के जो मिनट्स बने होंगे, वो सारी चीज़ें कंपनी की चाहिए जब भी कंपनी फॉर्म में अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करेगा। व्हाट इज़ द ड्यू डेट फॉर द फिलिंग ऑफ दिस फॉर्म, कंपनी का जो ड्यू डेट क्या है, जब भी कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग कर लेगी उसके 60 दिन के अंदर अंदर कंपनी को ये अपनी एनुअल रिटर्न सबमिट करना जरूरी होता है, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी डिसाइड कर लेती है कि हमने जो रिटर्न्स बनाई हैं, हमारा जो प्रॉफिट आया बिल्कुल सही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको अप्रूव कर रहे हैं कि सब शेयर होल्डर्स में सहमत हैं, जो जो प्रॉफिट हमने बांट रहे हैं विद इन 60 डेज कंपनी को ऑनलाइन सबमिट करना जरूरी होगा। फिर आता है कि एनुअल रिटर्न्स के कंटेंट क्या क्या होंगे, बहुत बड़ा टाइम अभी। एनुअल रिटर्न्स के कंटेंट में सबसे पहले कंपनी की रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन, प्लस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी की कैपिटल कितनी है, उसमें कैपिटल में शेयर होल्डर की लिएबिलिटी किस प्रकार की है, प्लस अगर कंपनी होल्डिंग है, सब्सिडरी है या फिर एसोसिएट कंपनी है, कंपनी में कितने डिबेंचर इशू किए गए, कब उसको वापस लेना है, किस प्रकार का इंटरेस्ट कितने % दिया जा रहा है, ये सारा कुछ एनुअल रिटर्न में आएगा। प्लस कंपनी की टर्नओवर, कंपनी का नेट प्रॉफिट, कंपनी के मेंबर्स जितने भी मीन्स शेयर होल्डर्स होंगे उनका नेम, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं उनका एड्रेस, प्लस उनके बैंक अकाउंट वगैरह इन्फॉर्मेशन, प्लस उस कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के ऑडिटर्स, कंपनी की मीटिंग्स, रेमुनेशन टू डायरेक्टर्स, रेमुनेशन टू मैनेजर स्टाफ, प्लस कंपनी में अगर किसी प्रकार की पनिशमेंट पेनल्टीज जो भी लगी हैं वो भी, प्लस कंपनी में अगर किसी प्रकार के कोई फ्रॉड हुए हैं या कोई डायरेक्टर जो डिफॉल्ट हुए अपने रिटर्न फिल करने में उनकी इन्फॉर्मेशन, कंपनी में किस पर्सन ने कितने कितने शेयर रखे हुए हैं, अगर कोई कंपनी अपने शेयर ट्रांसफ़र हुए हैं किसी पर्सन के तो उसकी इन्फॉर्मेशन, प्लस कंपनी में पर्टिनेंट डिस्क्लोजर, इसके अलावा जो कंपनी को लगता है इसके अलावा और भी सारी इन्फॉर्मेशन जो कंपनी को लगता है भी यहाँ दिखानी चाहिए वो सारी एनुअल रिटर्न में सबमिट की जाएंगी। फिर आता है दीज पॉइंट्स आर फर्दर डिस्क्लोज इन डिटेल रिगार्डिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू, इसके अलावा कंपनी के रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन, कंपनी जब रजिस्ट्रेशन कराई मेमोरेंडम ऑफ किस तरह से बनाया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किस तरह से बनाया, फिर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, उसका नेम किस तरह से उन्होंने डिस्क्लोज किया हुआ है, बोर्ड कैसे लगाए हुए हैं, अगर कंपनी में कैपिटल रखी गई है तो कैपिटल कैसे चेंज किया गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी को एनुअल रिटर्न्स में देनी ज़रूरी होगी।